नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 फॉर्म के बारे में, जिस फॉर्म को काफ़ी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से और सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ये डाउट भी हो गया था कि पता नहीं इस बार एएनएम एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, कहाँ से इस फॉर्म को प्राप्त करना है, फॉर्म भरने के बाद कहाँ पर आपको इसे भेजना है। और काफ़ी अभ्यर्थियों को बार बार ये मैसेज आते हैं कि सर मेरे इतने परसेंटेज है, मुझे फॉर्म कहाँ से लगाना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थियों को मन में थोड़ा सा डाउट है, वो भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एएनएम एडमिशन फॉर्म का जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार का है। ये फ्रंट पेज होता है और इसके पीछे भी एक पेज होता है, वो भी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से उसको भरना है, सारी डिटेल कैसे लिखनी है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये फॉर्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको या तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, लेकिन मैसेज करने से पहले आपको ये बताना होगा कि आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। जिन भी कैंडिडेट्स के पास टेलीग्राम ग्रुप है उनको अपने टेलीग्राम में ये विकास ई न्यूज़ नाम सर्च करना है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर भेज पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको अपने टेलीग्राम में विकास ई न्यूज़ ये नाम आपको सर्च करना है, ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर जाना है। और उस ग्रुप का जैसे ये इस प्रकार का कुछ सीन होता है, यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर सकते हो, ग्रुप में आपको लाइन मिल जाती है टाइप करने के लिए। और ऊपर ही ऊपर जो है वो मैसेज पिन किए हुए, पिन जो कर रखे होते हैं वो मैसेज यहाँ पर शो होते हैं। तो इस पिन किए हुए मैसेज पर जब आप बार बार क्लिक करेंगे 5 या 6 बार, क्योंकि 5 या 6 वीडियोज़ के नीचे आपको वो फाइल मिलेगी, क्योंकि उस PDF को डालने के बाद में 5-7 वीडियो भी डाल दिए गए हैं। और उस PDF को मैं दोबारा से वहाँ पर पिन कर दूंगा ताकि वो ऊपर ही ऊपर आ जाए, तो वहाँ से आपको वो फॉर्म का PDF डाउनलोड हो जाएगा। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये बोलना है कि सर हमने ई मित्र वाले से, कंप्यूटर वाले से पता किया कि एएनएम एडमिशन का हमें फॉर्म दीजिए, तो उन्होंने बोला कि फॉर्म निकले ही नहीं है, हमें कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ई मित्र वालों को पता नहीं होता है कि एएनएम एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो आपको ज़्यादा उनसे कुछ पूछना नहीं है। आपके पास जो PDF आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो गई है या फिर इस व्हाट्सअप नंबर से जो PDF प्राप्त आपको हो गई है, उस PDF को लेकर के उस दुकान वाले को या कंप्यूटर वाले को या ई मित्र वाले को दे देना है, बोलना कि इस PDF का आपको प्रिंट दे दे, और आप उसका प्रिंट लेकर के अपने घर आ जाइए। और उस फॉर्म को भरने का जो मैं तरीका आपको अभी बता रहा हूँ, उस तरीके से कहाँ पर क्या लिखना है वो सारी डिटेल उसमें भर दीजिए। और इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि भरने के बाद में क्या करना है, कैसे उसको पहुँचाना है, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी एक बार आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर दीजिए और वीडियो में आगे शुरू करता हूं। देखिए, ये जो मैंने फॉर्म का फॉर्मेट बताया है, एक पेज तो फ्रंट जो पेज होगा कुछ इस प्रकार का होगा, और जो बैक पेज होगा वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये 2 पेज का फॉर्म होगा। आप चाहो तो इसके 2 अलग अलग पेज निकलवा सकते हो, और आप चाहो तो एक ही पेज के बोथ साइड, मतलब कि दोनों साइड में आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। फिर आपका ये फॉर्म पूरा का पूरा एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। अभी इस फॉर्म में जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे। भाग ए, उसके बाद में यदि मैं आगे बात करूं तो इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाग ब, और उसके बाद में आगे यदि मैं बात करूं तो भाग स, और उसके बाद भाग द। ये 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को चारों भाग भरने और काफ़ी अभ्यर्थियों को सिर्फ 3 ही भाग भरने। 3 भाग तो ऐसे मान के चलिए कि सभी के सभी जितने भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे, एएनएम एडमिशन 2023 को भरेंगे, उन सभी को 3 भाग तो भरने हैं। जो एक भाग होगा वो कुछ स्पेशल जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। तो वो जानकारी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करता हूँ। और ये जो एएनएम एडमिशन कोर्स है ये एक 2 वर्ष का कोर्स है। 2 वर्ष का एक नर्सिंग कोर्स है। जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इस कोर्स में पूरा बता देता हूं पहले मैं थोड़ा सा। ये 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें 18 महीने तो आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी, प्लस में 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब कि आपकी इंटर्नशिप होगी। और ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसे सिर्फ महिलाएं कर सकती है, पुरुष कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले सकते। और इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम भी आपका, मतलब कॉलेज मिलने के लिए किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता। आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपको इसमें कॉलेज मिलती है। और जब आपका इसमें एक बार चयन हो जाता है तो ये जो 2 वर्ष का कोर्स है, इन 2 सालों के दौरान आपकी जो फीस रहने वाली है वो बिल्कुल 0 रुपये आपकी फीस रहेगी। 1 रुपया भी आपका कोर्स का नहीं लगने वाला है। राजस्थान सरकार के द्वारा ये कोर्स बिल्कुल महिलाओं के लिए निःशुल्क करवाया जाता है, ताकि नर्सिंग सेक्टर में वे आगे बढ़ सके और आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके। और इसके साथ साथ फीस आपकी 0 रहेगी। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा आपको 500 रुपये हर महीने स्टाइपेंड के रूप में मिलते हैं। स्टाइपेंड यदि आप नहीं समझते हैं तो आप छात्रवृत्ति समझ सकते हो, डायरेक्ट आपके अकाउंट में
ये रिलीज़ होते रहते हैं पैसे। और काफ़ी अभ्यर्थी हॉस्टल सुविधा के बारे में पूछ रहे थे, तो हॉस्टल का मैंने 1-2 कैंडिडेट से बात की है। उन्होंने बताया कि सर हॉस्टल सुविधा है, वहाँ पर रहने का जो फीस वगैरह वो तो नहीं, लेकिन मंथली जो खाने पीने का जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते, बाहर अपना रूम लेकर के रहते हैं। तो जब आपका एएनएम में प्रवेश हो जाता है तो हॉस्टल सुविधा काफ़ी जगह होती है, काफ़ी जगह नहीं होती है, ऐसा देखने को मिला है। और हो सकता है सभी जगह हो, क्योंकि मेरी सभी अभ्यर्थियों से बात नहीं हुई। मैंने व्हाट्सएप पर जब स्टेटस लगाया तो काफ़ी कैंडिडेट्स का मैसेज आया कि सर हॉस्टल तो है लेकिन हम बाहर रहते हैं। अब मैं फॉर्म भरना आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है और उस फोटो को यहाँ पर आपको चिपका देना है। कुछ इस प्रकार के चिपकाना है। फोटो का जो नीचे वाला हिस्सा वो इस लाइन से आगे न जाना पाए। अगर आप इस लाइन से आगे निकाल देते हो तो नीचे वाले जो लिखे हुए हैं वो आपकी फ़ोटो के नीचे चले जाएंगे। तो आपको फोटो का जो नीचे वाला हिस्सा वो यहाँ तक रखना है, ऊपर वाला हिस्सा आप यहाँ तक ले जा सकते हो। फोटो को अच्छे से चिपकाना है और फोटो जब अच्छे से चिपक जाएगा तो आपको इस फोटो पर एक करो सिग्नेचर कर देना है। चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, चाहे कैसे भी करो। सिग्नेचर आपके आधे फोटो पर आने चाहिए और आधे इस फॉर्म पे आने चाहिए। सिग्नेचर आप अपनी मर्जी से हिंदी में, इंग्लिश में कैसे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना है कि आपने कैसे वो सिग्नेचर किए थे। उसके बाद में आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल इन 2 कॉलम्स में भरनी है आपको। 12वीं का कॉलम तो आपको अच्छे से दिख रहा है, सीनियर सेकेंडरी वाला, लेकिन 10वीं वाला अभी आपको दिख नहीं रहा, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से फिलअप करना है। 12वीं के सबसे पहले बोर्ड का नाम लिखना है। काफ़ी कैंडिडेट्स जो राजस्थान से हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अपना 12वीं किया है, तो उनको बोर्ड के रूप में उनको यहाँ जो बोर्ड वाला कॉलम है वहाँ पर बसेर इतना यदि आप लिख देते हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और अजमेर भी यदि आप लिख देते हो तो आपका वो बोर्ड का नाम शॉर्टकट में हो जाएगा। और हिंदी में यदि लिखना चाहो तो आपको माध्यमिक ऐसे डॉट लगा करके लिख देना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और अजमेर। इस प्रकार से आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हो। और अंग्रेजी में लिखना चाहो तो मैंने बता दिया, वही 10वीं वाला आपको लिखना है। आपकी 10वीं और 12वीं जिस भी बोर्ड से हुई, यदि आप अदर स्टेट से हैं या फिर किसी ने आपकी मार्कशीट जो है उसके ऊपरी पर बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, कहीं पर गोल अक्षर में ऐसे गुलाई में लिखा हुआ है या फिर कहीं पर ऐसे सीधा लिखा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से आपको देख लेना, वही बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में उत्तीर्ण करने का वर्ष 10वीं का यहाँ बताना है, 12वीं का यहाँ बताना है, रोल नंबर दोनों क्लासों के यहाँ आपको बता देने हैं। पूर्णांक कितने नंबर की परीक्षा हुई थी वो यहाँ मेंशन कर देना है। आपके कितने नंबर आए वो यहाँ बता देना है और दोनों कॉलम्स में यहाँ परसेंटेज बता देना है। काफ़ी अभ्यर्थियों को परसेंटेज जो 85.85 ऐसे होते हैं, तो ये जो पॉइंट वाले अक्षर हैं आपको भूलने नहीं है, ये साथ में लिखने हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स गलती ये कर देते हैं, ये पॉइंट वाले छोड़ देते हैं, या फिर जिनके परसेंटेज जो है वो 84.89 ऐसे कुछ होते हैं तो वो 85% कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जितने आपके करेक्ट परसेंटेज आपकी 10वीं के मार्कशीट में लिखे हुए हैं पॉइंट लगा करके, वो वैसा का वैसा आपको लिखना है। और किसी के भी परसेंटेज पूरे जैसे 84 ही है तो आप 84.00 इस प्रकार से आपको मेंशन कर देना है। और किसी ने यदि 84 अभी तक जिन्होंने फॉर्म भर दिया सीधा 84 लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है। अब वो अभ्यर्थी ऐसे घबराए नहीं कि सर हमने 0.00 नहीं लिखा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और सीधा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुछ ज़रूरी जानकारी जो है वो आगे फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभ्यर्थी का जाति वर्ग यहाँ पर पूछा जाता है, कौन सी कैटेगरी आपकी है, जनरल कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST है, OBC है, या TSP से ST है, या TSP से SC है, वो अपने हिसाब से यहाँ टिक कर देना जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि कोई जनरल कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता है सामान्य कैटेगरी, तो उसको किसी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। उसके अलावा जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट यहाँ पर करोगे उनको जनरल कैटेगरी उनको अपनी जाति प्रमाण पत्र साथ में लगाना पड़ेगा फॉर्म के साथ में। और काफ़ी कैंडिडेट्स जनरल और EWS को लेकर के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर हमने जनरल कर दिया तो क्या हमें EWS लगाना पड़ेगा। देखिए, यदि आप जनरल कर देते हैं तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी यदि कैटेगरी EWS है, आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, तो कैटेगरी आप EWS ही करें और EWS का सर्टिफिकेट अपने साथ लगा दें, क्योंकि इन दोनों कैटेगरियों में आपको जब कट ऑफ जारी होगी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज का डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर कोई यदि विकलांग कैंडिडेट हैं तो उनको यस करना है, अन्यथा नो करना है। और यदि आप यस कर देते हो तो आपको उस प्रूफ हो या जो कहें कि प्रमाण पत्र जो है उसको साथ में आपको लगाना पड़ेगा। अभ्यर्थी यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो हाँ या ना अपने हिसाब से करना है। यदि हाँ कर देते हो तो आपको भाग जो 6 में ए, भाग ब, भाग और भाग 6 और भाग द जो दिखा रहा था उसमें भाग 6 तभी भरना है जब महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अन्यथा आपको नहीं भरना है। और हाँ ना अपने हिसाब से करना है। और यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो हाँ ना करने के बाद में यदि इन दोनों में ही आपका यस हो जाता है, चतुर्थ श्रेणी भी है आंगनबाड़ी भी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी यदि होता है तो आपको भाग 6 भरना पड़ेगा। और इन दोनों में से यदि किसी एक कॉलम में ना आता, एक में हाँ आता, तो भी आपको भाग 6 भरना पड़ेगा। यदि इन दोनों कैटेगरी में आप नहीं आते तो आपको भाग 6 जो है वो बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। वहाँ पर नाम पता कुछ नहीं लिखना, एकदम खाली छोड़ना है, कुछ नहीं लिखना वहाँ पर। उसके बाद में पैरामिलिट्री जो यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी क्या, पैरामिलिट्री पुलिस समर्थक कर्मियों, विधवा अन्य श्रेणी
तलाकशुदा कैटेगरी में जाते हैं तो हाँ करना है, ना करना है। यदि हाँ कर देते हो तो प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र वो लगाना पड़ेगा, और ना कर देते हो तो आपको कुछ नहीं लगाना। जो भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी होती है वो अपने हिसाब से लिख देनी है। और यहाँ पर यदि आप हाँ कर देते हो तो इनमें से कौन सी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम जो है आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में आता है पोस्ट लोडर की बारी। पोस्ट लोडर मैंने यूट्यूब पर आपको समझा दिया है, वीडियो लेकर आगे आया था, उसमें कैसे नंबर होते हैं, कैसे दिनांक लिखते हैं, वो सारा मैंने बताया था। यहाँ पर पोस्ट लोडर का नंबर, यहाँ पर कितने दिनांक को आपने बनाया, कितने रुपये का बनाया, वो आपको मेंशन कर देना है। बेसिकली 20 रुपये का पोस्ट लोडर इसमें लगता है एएनएम एडमिशन में, और वो भी एससी और एसटी को छोड़कर जो कैटेगरी उनके लिए लगता है। एससी एसटी को पोस्ट लोडर नहीं लगाना होता, उनको अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लगा करके सीधा ही आगे भेजना होता है। वो प्रोसेस मैं इस वीडियो में आगे और क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद भाग ब शुरू हो जाता है। भाग ब में नाम लिखने होते हैं। सबसे पहले अपना नाम हिंदी में, फिर अपना नाम इंग्लिश कैपिटल लेटर में। उसके बाद में पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश कैपिटल लेटर में। कोई यदि विवाहित महिला है तो हिंदी में और पति का नाम कैपिटल लेटर में। उसके बाद में अपना जन्म दिनांक 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। हो सकता है आधार कार्ड में आपका अलग हो, लेकिन 10वीं के अकॉर्डिंग जन्म दिनांक आपको लिखनी है। फिर इस दिनांक को क्या आपकी आयु हो रही है ये भी मैंने वीडियो बना करके आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको आयु निकालनी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। 21 मिनट वाला जो वीडियो है एएनएम फॉर्म भरने का ही, उसके लास्ट में आपको मेंशन किया गया है। फिर आपको फ़ोन नंबर वाला आप खाली छोड़ सकते हो, या मोबाइल नंबर आपको बता देने हैं। जो भी वैलिड मोबाइल नंबर आपके हैं, जो अभी चालू है, आने वाले समय भी आपके मोबाइल नंबर चालू रहेंगे, वही आपको लगाने हैं। क्योंकि जब आपका इसमें चयन होगा तो उसी नंबर पर सूचना दे दी जाएगी, और यदि आपका नंबर बंद होता है तो वो सूचना से आप वंचित रह सकते हो। तो नंबर आपका चालू और वैलिड नंबर ही आपको लगाना है। उसके बाद में आपका एड्रेस यहाँ लिखना, डाक का पता। काफ़ी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखें। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस लिखना, जो भी पूरा लिखा हो वैसा का वैसा लिख देना है। आधार कार्ड में यदि कोई लाइन कम है और आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करना चाहो, जैसे वार्ड नंबर वगैरह, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ कर देना है। यहाँ करने के बाद चाहो तो इस साइड में सिग्नेचर कर सकते हो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। उसके बाद में इसी फॉर्म का जो भाग स है वो शुरू हो जाता है। भाग स भी मैंने बताया था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भरना है, बाकी किसी को इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। बाकी जो कैंडिडेट है उनको ये छोड़ करके सीधा यहाँ आ जाना भाग द में। और जो महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, फिर पिता का यदि नाम लिखते हो तो इस पर गुड का निशान लगा देना है। और यदि आप पति का नाम लिखते हो, यदि आप पति का यहाँ नाम मेंशन करते हो, पति वाले पर लगा करके यहाँ पति का नाम लिख देना है। हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी हिंदी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो हिंदी में आपको नाम बता देना है। और चाहो तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। आप किस पद पर कार्यरत हो, महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, किस दिनांक को आपकी नियुक्ति हुई थी, और वर्तमान में आप किस स्थान पर कार्य कर रहे हो, पदस्थान आपका क्या है, और कौन सा आपका जिला है जहाँ पर आप काम कर रहे हो। और फिर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। आवेदक जो इस डिटेल को जिसने भरा है, मतलब कि जो भी कैंडिडेट है, उसको अपने साइन कर देने हैं, और यहाँ पर आपको कार्यालय की मोहर लगवा लेनी है। उसके बाद में भाग द शुरू हो जाता है। यहाँ नाम, यहाँ यदि पिता का नाम लिखते हो तो इस पुत्री वाले पे गुड़ का निशान लगा करके पिता का नाम लिखना है। और यदि कोई विवाहित महिला अपने पति का नाम लिखना चाहे तो आपको पत्नी वाले पर ऐसे गुड़ का निशान लगा करके पति का नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद दिनांक बता देनी, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो, या फिर जिस दिन आपको दिनांक लिखनी हो। मान लीजिए आज आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन आपको भेजना कल है, तो दिनांक यदि आप आज की लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की लिख देते हो जिस दिन भेज रहे हो तो भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जिला या फिर कहीं आपका जो शहर है या गाँव है उसका नाम या स्थान का नाम आप यहाँ बता सकते हो। उसके बाद अपने साइन कर देने हैं। अब इस फॉर्म को मैं उम्मीद करूंगा कि आपने एक पेज का फॉर्म निकलवाया है दोनों साइड प्रिंट करके, या फिर आपने इसको 2 पेज अलग अलग पेज बनवाए हैं। वो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको दोनों के दोनों पेज एक साथ रखने हैं, या फिर एक पेज पर है तो एक पेज रखना है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट आपको लेनी है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट आपको लेनी है। जिन्होंने 10वीं और 12वीं काफ़ी समय पहले पास किया था उनके पास 10वीं और 12वीं के साथ एक सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी इनके साथ में ले लेना है। और जिन्होंने लेटेस्ट में पास किया है, क्योंकि सर्टिफिकेट अभी जो है उस सर्टिफिकेट की जो परंपरा थी वो हटा दी गई है, तो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, आपके पास सिर्फ मार्कशीट है। उनको अपनी मार्कशीट का प्रिंट लेना है, फोटोकॉपी करवानी है। उसके बाद जो जाति आपने लगाई है वो जाति प्रमाण पत्र आपको लेना है। उसके बाद मूल निवास आपको लेना है। जाति प्रमाण पत्र कोशिश ये करेंगे 12 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। और जो SC ST कैटेगरी है उनका एक ही बार बनता है। उनको ये नहीं सोचना कि मेरा 3 साल पुराना है तो क्या नया बनवाना पड़ेगा। SC ST को नया नहीं बनाना, आपको वही लगाना है। मूल निवास आपको लगा देना है, वो एक ही बार बनता है, 10 या 12 सालों के लिए वैलिड होता है, तो आपका जो भी मूल निवास है वो लगा दीजिएगा। और उसके बाद में आप जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर लगा देना है फोटोकॉपी के रूप में। आधार कार्ड भी अपना यहाँ पर आपको फोटोकॉपी के रूप में लगा देना है। और
बाकी जो SC और ST को छोड़कर जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनको तो कुछ नहीं करना, बस इतने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कोई यदि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप जैसे पहचान पत्र, पैन कार्ड लगाना चाहो तो डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हो, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। और बाकी जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं SC ST को छोड़कर उनको पोस्ट ऑफिस में जाना है, 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लाना है। और 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ला करके कुछ इस प्रकार का पोस्टल ऑर्डर आपके सामने आएगा। वो वहाँ से पोस्ट मास्टर जो बैठते हैं वो आपको पोस्टल ऑर्डर देंगे सिग्नेचर करके, और दिनांक भर के दे देंगे। दिनांक यदि नहीं भरते हैं तो सिग्नेचर जरूर करके देंगे। उसमें जो डिटेल मैंने बता रखी है वैसे वैसे डिटेल भरनी है। और पोस्टल ऑर्डर यहाँ से कट हो जाता है, ये हिस्सा अपने पास रख लेना है। और बाकी हिस्सा जो है इस डॉक्यूमेंट्स के साथ में स्टेपल, सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर एक साथ मिला करके स्टेपल कर देना है। और मार्केट से कुछ इस प्रकार का लिफाफा आपको लेकर आना है, जो डाक वाला जो लिफाफा होता है ऐसा वाला लेकर आ सकते हो, या फिर कुछ इस प्रकार का जो लिफाफा आता है यहाँ से सीधी इस प्रकार से पन्नी आती है, वो इधर मुड़ करके यहाँ चिपक जाती है। तो इस प्रकार का लिफाफा ला करके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं पोस्टल ऑर्डर सहित वो सारे के सारे इस लिफाफे में डाल देने हैं। बाद में इस लिफाफे को अच्छे से यहाँ से बंद कर देना है। काफ़ी कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं, इसमें स्टेपल करते हैं। स्टेपल नहीं करना है, ग्लू से चिपकाना है आपको इसको, और अच्छे से ग्लू से चिपका देना है। बाद में ये जो आपका लिफाफा होगा पैक होने के बाद में इसमें डॉक्यूमेंट्स आपने डाल दिए, तो यहाँ पर 2 लिख करके मुख्य, मैं बता रहा हूँ वो एड्रेस आपको लिखना है। या फिर आपको समझ में नहीं आया कि क्या लिख रहा है, तो जो मैंने शीटों वाला एक वीडियो बनाया उसमें पूरा का पूरी वो लाइन लिखी हुई है, वो मैं मेंशन करता हूँ। मुख्य है, यहाँ पर चिकित्सा नाम आपको लिखना है। मुख्य जैसे शॉर्टकट में नहीं लिखना, आपको पूरा नाम लिखना है। मैं यहाँ स्क्रीन पे पूरा नाम आएगा नहीं, इसलिए अलग अलग लिख करके बता रहा हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ, देखिए मुख्य है चिकित्सा, आपको सीधी एक लाइन में ये नाम लिखना है, मुख्य चिकित्सा। और उसके बाद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नाम थोड़ा सा गलत हो गया, स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। और उसके बाद में आपको जिस जिले में ये फॉर्म भेजना है, जैसे चूरू में भेजना है तो चूरू, सीकर भेजना है तो सीकर, जयपुर भेजना है तो जयपुर, वो एड्रेस वो आपको जिले का नाम आगे लिखना है। और नीचे पिन कोड नाम लिख करके उस जिले का पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। वो पिन कोड आप गूगल से देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में एक फ़ोटो डाली हुई है, वहाँ से आप पिन कोड लिख सकते हो। वो पिन कोड आपको लिख देने हैं। ये जो हमारा अभी लिफाफा जो हमारे पास था, ये जो हमारे पास अभी लिफाफा था कुछ इस प्रकार का, इस लिफाफे पर हमने 2 लिख करके यहाँ पर जो लाइन मैंने बताई वो लिख दी, और नीचे वाली लाइन में पिन कोड हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर आप फ्रॉम नाम लिख करके और अपना एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करें, ताकि फॉर्म के अंदर यदि कहीं गलती हो तो यहाँ वाला मोबाइल नंबर आपका सही रहे, और जब जहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ से आपको हो सकता है कॉल वगैरह भी आ जाए। और इसको आपको करना है स्पीड पोस्ट। और काफ़ी अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर हमने भेज दिया लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उनके पास पहुंच गया या नहीं पहुंचा। तो स्पीड पोस्ट जब करोगे तो जहां पर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे इसको पोस्ट करने के लिए, तो जब स्पीड पोस्ट करोगे तो वहाँ से आपको 42 या 40 रुपये की एक रसीद कटती है, वो रसीद आपको देंगे। और इस पर एक ट्रैकिंग आईडी होती है, इस पर एक आईडी लिखी होती है, उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका फॉर्म अभी कहाँ पहुँचा, बाद में कहाँ पहुँचा, वो सारा। और साथ साथ में आपका मैसेज भी मोबाइल पर आपके आता रहता है जब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करोगे, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो भी वहाँ पर आपका स्पीड पोस्ट लगाते हैं तो आपसे मोबाइल नंबर कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ होगा तो वो अपने आप वो मोबाइल नंबर वहाँ स्क्रीन पर दर्ज कर देंगे। और आपके पास मैसेज भी आता रहेगा कि आपका जो फॉर्म है आपने भेजा वो कहाँ तक पहुँच गया। लास्ट में जहाँ भेजना है वहाँ पहुँचने के बाद भी मैसेज आ जाएगा कि वहाँ पहुँच गया है। और किसी के पास मैसेज नहीं आता है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जहाँ आपने फॉर्म भेजा है वहाँ सुरक्षित पहुँच जाएगा। ध्यान ये रखना कि 15 और 16 इस दिनांक से ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। 2-3 दिन पहले भेजोगे तभी आपका वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि इसको पहुँचने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 तारीख है। काफ़ी कैंडिडेट्स 20 तारीख को ही भरेंगे तो उनका फॉर्म जो है उन्हीं के पास वापस आ जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को जब भेजोगे तो वो 23 तारीख को पहुँचेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 20 तारीख को शाम 6 बजे से पहले जिनके फॉर्म पहुँचेंगे उन्हीं फॉर्म पर विचार किया जाएगा, उन्हीं फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हीं फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से लिफाफे में बंद करना है, किस प्रकार से भेजना है, किस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर एड्रेस लिखना है। और मार्केट में अभी तो कुछ लिफाफे ऐसे भी आ रखे हैं, वो भी बता देता हूं मैं, जहां पर आपको इस साइड में जहां फॉर्म भेजना है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ जिले का नाम और पिन कोड लिखना है और इस साइड में अपना एड्रेस मेंशन करना है। कुछ ऐसे लिफाफे भी मार्केट में प्रिंटेड आ रखे हैं तो वो भी आप इसमें काम में ले सकते हो।
और इसके अलावा यदि मैं बात करूं, यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया। हाँ, कम नंबर वाले बच्चे जो वीडियो को शुरुआत से देख रहे थे, सोच रहे थे कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमें सर बताएं कम नंबर वाले कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, तो कम नंबर वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ऐसे तो कट ऑफ जो है इसकी प्रत्येक जिले की अलग अलग बनेगी, ऐसे बता पाना तो मुश्किल है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। यदि आप एकदम श्योर हैं कि आपको किसी भी हाल में, चाहे कोई सा भी जिला मिले, आपको एएनएम करनी है, तो आप अपने हिसाब से 8-10 जिलों से फॉर्म लगा सकते हो। एक कैंडिडेट कितने भी जिलों से लगा सकता है। और बेस्ट तरीका ये रहता है, क्योंकि पोस्ट जब आप करोगे स्पीड पोस्ट, तो 40 से 42 रुपये का आपका खर्चा आता है और आपको सोच समझ कर ये अपने हिसाब से पोस्ट करना है। पिछले साल के कट ऑफ के मैंने वीडियो बना रखे हैं चैनल पर, वो वीडियो बस आपको इतना ही सर्च करना है कि एएनएम एडमिशन 2022 कट ऑफ, इतना लिखते हैं विकास न्यूज़ का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और प्रत्येक जिले की आपकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आप नोट करके देख लीजिए। अगर वहाँ की कट ऑफ जैसे 85 रही है, आपके नंबर 65 है, तो उस जिले में लगाने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आपको 40-42 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी या तो 2 नंबर बढ़ करके 87 हो जाएगी, या फिर 2 नंबर कम होकर के 83 हो जाएगी, या 80 हो जाएगी। इस नंबर तक कट ऑफ, 65 नंबर तक कट ऑफ जाना बहुत ही रेयर चांस बनता है, बहुत ही कम चांस है कि इस नंबर तक कट ऑफ इतनी कम होगी, इतनी कम कट ऑफ शायद नहीं होगी। इसलिए आप अपने पैसे जो इस प्रकार से भी बचा सकते हैं, सोच समझ करके अपने आप से पूछ करके, और आप फॉर्म अप्लाई करें। अभी आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी बता देता हूँ, 3749 जो है लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। इसी नंबर पर मैसेज करके आप फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हो, और फॉर्म अपना टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको भूलना नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोई डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज करें, वीडियो के कमेंट में पूछें, या फिर टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।